नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट परीक्षा नवंबर 2012 में पूछे गए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम और आप मिलके सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आने वाली परीक्षा में बहुत मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा, ना जाने कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ ले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषा सिखाने वाला शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। क्या होता है? देखिए, जो भाषा सिखाने वाला शिक्षक होता है ना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है ना, वो होती है भाषा प्रयोग। मतलब कि जिस भी भाषा का शिक्षक हो जो अपने बच्चों को सिखा रहा है, वह जब उनको प्रयोग करना सिखाएगा ना, जब उनको खुली छूट देगा कि वह भाषा जितना सीख रहे हैं उसका प्रयोग करें, या ना कि बस किताब में सीखते रहें, क्लास में सीखते रहें, उसका प्रयोग ना करें, तो इससे क्या होगा? जब वो प्रयोग करेंगे तो जो भी भाषा सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हिंदी सीख रहे हो, किसी भी भाषा का शिक्षक हो, जब वो भाषा सीखेंगे और उसका साथ में प्रयोग करेंगे, तब उनकी भाषा पे पकड़ बनेगी, वो अच्छे से भाषा को सीख सकते हैं। उनकी आम बोलचाल में भाषा का प्रयोग होने से उनकी भाषा में पकड़ बनती जाएगी। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कह रहा है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? मतलब कि जो भाषा सिखाने वाला शिक्षक है वो क्लास में क्या चाहता है, बच्चे क्या करें? संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें, बच्चे सवालों में बदे बदाए जवाब न दें, बच्चे सवालों में बदे बदाए जवाब दें। देखिए, जो भाषा की कक्षा होती है ना, भाषा की कक्षा में जो शिक्षक होता है वो बच्चों से बस यही अपेक्षा करता है ना कि उनसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, उनका वो बधे बधाए जवाब न दे। मतलब कि जो उनको आंसर पता है उस आंसर में कुछ अपना मत जोड़ के, मतलब कि उससे कुछ अलग से भी जोड़ के बताएं, यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है बस उसी का एग्जैक्ट आंसर देंगे। इससे क्या होगा? उनकी भाषा प्रयोग में वृद्धि नहीं होगी। जब वो उसमें शब्दों को जोड़ेंगे, बढ़ा चढ़ा के जो उत्तर बताएंगे, तो उनकी भाषा प्रयोग में वृद्धि होगी, उनकी भाषा पकड़ बनेगी। तो जो भाषा शिक्षक होता है ना, वो कक्षा में ही चाहता है कि बच्चों से जब प्रश्न हम पूछें तो बधे बधाए जवाब न दे, खुल के जवाब दे। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कह रहा, भाषा स्वयं में है। क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एक मात्र साधन है। तो क्या है? तो देखिए, भाषा अगर देखा जाए तो अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था ही है, ठीक है ना। जो भी भाषा की बात कर ली जाए, जिस भी भाषा को सीखना रहेगा उसका एक नियम होता है कि इस नियम के अनुसार ही अगर हम बोलेंगे तभी वो भाषा शुद्ध मानी जाएगी। जैसे हिंदी देख लीजिए, हिंदी की एक व्याकरण होता है। व्याकरण में क्या होते हैं? जिस भी भाषा का व्याकरण होगा, हिंदी व्याकरण होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, उसमें नियम ही तो होते हैं ना कि यह भाषा का बोलचाल के नियम है। इस नियम से यदि आप भाषा को बोलेंगे तो शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। तो भाषा स्वयं में क्या हो जाएगी? एक नियमबद्ध व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? भाषा का प्रयोग कैसा है? भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? तो देखिए, भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये तो पहले ही उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक में सिर्फ रहेगा तो वह प्रयोग सही नहीं माना जाएगा। जब वह पाठ्य पुस्तक से निकल के हमारे जीवन में उतरेगा, हम उसको सीखेंगे, अपने आम बोलचाल में उसको उतारेंगे, क्लास में बोलेंगे, उसको अपने परिवार में बोलेंगे, तभी तो भाषा का प्रयोग उचित माना जाएगा। केवल परीक्षा में होता है, ये भी नहीं होगा। परीक्षा में कहाँ से होगा? जब कक्षा में होगा तभी ना परीक्षा आएगी, जब हम पढ़ेंगे तभी तो परीक्षा देंगे, पहले परीक्षा में कहाँ से हो जाएगा। और केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये भी उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों से तात्पर्य है कि हम जीवन जीते हैं, जहाँ भी हमें भाषा का प्रयोग करना रहता है हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है?
बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि मतलब कि बच्चे अपने परिवेश में भाषा स्वयं सीख लेते हैं। स्वयं अर्जित करने से तात्पर्य क्या है कि स्वयं सीख लेते हैं। इसका निहितार्थ क्या मतलब कि इसका तात्पर्य क्या है? बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्या तात्पर्य निकल रहा है इससे? देखिए, बच्चा स्वयं भाषा सीखता है ये तो सही है, लेकिन यदि हम उसे समृद्ध भाषिक परिवेश न उपलब्ध कराएं या उसको भाषा पढ़ाएं ही न या सिखाएं तो बस सरल सरल भाषा सिखा दें, कठिन भाषा सिखाएं ही न या बस लक्ष्य भाषा ही बताएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे में जो भाषा सीखने का पूर्ण विकास है ना वो नहीं हो पाएगा। जब तक बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश न उपलब्ध कराया जाए, मतलब कि जो उसकी भाषा के नियम है, सभी भाषा के नियम, गुण, रहस्य सब बताया जाएगा, तभी वो भाषा सीख सकता है, किसी भाषा का बच्चा हो। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, मतलब कि जो भाषा सीख रहा है या जो भाषा सिखा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? दूसरों की बात समझना, सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना या अपनी बात कहना सीखना। मतलब कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए, जो भाषा के सीखने अथवा सिखाने का पीछे निहित उद्देश्य होता है ना, वो होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। मतलब कि हम भाषा यदि सीख रहे हैं या हम भाषा सिखा रहे हैं, तो हम जब सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम इतने अच्छे से भाषा सीख लें कि हम उसका प्रयोग जहाँ पे करें, जहाँ पे हम उस भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा में उसकी बोलें, तो उसका प्रभाव पड़े लोगों पे। ठीक है ना? लोग कहें हाँ ये अच्छे से भाषा को बोल सकता है। इन्हें लोग कहते हैं जैसे इंग्लिश सीखे रहते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब कि अच्छे से उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती है। और जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, अरे वो तो बहुत फराटा इंग्लिश बोलते हैं। मतलब प्रभाव पड़ता है ना, जब बच्चा अच्छे से सीखा रहता है, फराटा इंग्लिश बोलता है या फराटा हिंदी बोलता है, जो भी भाषा सीखा रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा कि विभिन्न स्थितियों में जहाँ पर भी हम जाएँ, भाषा का जब प्रयोग करें तो लोगों पर प्रभाव पड़े, लोग उसको सुन के प्रभावित हों। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। बताइए क्या सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? अभी हमने ऊपर बताया ना, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना कि जिस भी भाषा का बच्चा हो वो भाषा सीखने के लिए उस भाषा का प्रयोग करे। जितना अधिक प्रयोग करेगा उतना उस भाषा में उसकी पकड़ बनेगी। ठीक है ना? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ही भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। किससे संभव है? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से या लिखित परीक्षा से। बताइए बच्चा का भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति, मतलब कि जो बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है उसकी क्रमिक प्रगति कितनी हो रही है, मतलब उसको कल कितना आता था, आज कितना आ रहा है, कल वो कितना सीख सकता है, इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा ना कि आज बच्चा इतना जाना है तो कल इतना जानेगा, और उसके बाद हम इसको ऐसे सिखाएं तो इसका विकास होता चला जाएगा। इसका लेखा जोखा रखने के लिए क्या होना था? इसका लेखा जोखा रखने के लिए पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टफोलियो से ही हम उसका लेखा जोखा रख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है। बताइए भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिससे हम भाषा सीखते हैं वो क्या है? एक साधन ही तो है। यदि वो नहीं रहेंगी हम भाषा कैसे सीख पाएंगे? पाठ्य पुस्तक क्या होती हैं? एक साधन होती हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में
है क्या है? बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है या साधक है? बताइए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? बाधक होती हैं या त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं या बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं या साधक है? बताइए। जो पत्र पत्रिकाएं हैं ना, वो भाषा सीखने में क्या होती हैं? साधक होती हैं। पत्र पत्रिकाएं जो भाषा का पढ़ेंगे उस भाषा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जैसे हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाएं आएंगी, उसको यदि हम पढ़ेंगे, उसको यदि हम पढ़ के सुनाएंगे तो उसमें क्या होगा? हमें भाषा सीखने को ही मिलेगा ना। तो साधक होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है क्या है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री के प्रति व्यक्त करना, श्रुत लेख। बताइए सबसे सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है कि बच्चा कई भाषा सीखने का आकलन करना है कि बच्चा अभी तक कितना भाषा सीख चुका है, ठीक है ना। तो सबसे जो प्रभावी तरीका होता है ना, वो होता है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। मतलब कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है, जो पढ़ी गई सामग्री दी गई है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मतलब उससे प्रतिक्रिया लेना कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना आप पढ़ाए हैं उतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? कह रहा प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है? बताइए क्या है। देखिए प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? ये सब भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी भाषा को सिखा सकते हैं और जो बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसका आकलन कर सकते हैं। जब हम प्रश्न पूछेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हमने जो सिखाया उसको समझ में आया कि नहीं आया है। वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है? प्रश्न करने के बाद जो उत्तर बच्चा देता है। परिचर्चा में भाग लेना मतलब जब चर्चा हो रही है तो उसमें क्या होगा? भाग लेगा। जितना उसने सीखा उतना अपना ज्ञान बताएगा, जितना पढ़ा रहेगा उतना ना चर्चा कर पाएगा। ये सब क्या है? भाषा सीखने सिखाने का व आकलन करने के तरीके होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? कह रहा है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय कराया जाना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए जो बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं, मतलब एक भाषा की बात नहीं हो रही है, जहाँ बहुत भाषा के बच्चे रहते हैं, बहुत संस्कृति के बच्चे रहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? बताइए। देखिए ऐसी कक्षाएं ना जहाँ अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है, वहाँ सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। मानक भाषा मतलब जो भाषा सिखाई जा रही है उस समय उससे परिचय कराना चाहिए और उसको अपनी मातृभाषा के लिए सम्मानित करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है? भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए जहाँ तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है वहाँ महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलन करना जाना चाहिए, ठीक है न कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ एवं संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। बताइए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है ना, भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में क्या है कि जो प्रश्न संख्या 16 से 21 तक है ना, उसमें एक कविता दी गई है। उस कविता को पढ़ के उन 16 से 21 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए सुनता हूँ मैंने भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ यह देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। यह रेखा जो चांदी की रेखा कविता है किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। अब चलिए इससे आधारित प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है। विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। बताइए इसका भाव क्या है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है ना, अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन होता है, मतलब कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पूछ रहा काले बादल प्रतीक हैं, मतलब कि जो कविता में काले बादल शब्द आया है ना, वो किसके प्रतीक हैं। जातिगत वैमनस्य के हैं, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के हैं, तूफान के हैं, या गर्मी से मुक्ति के हैं। तो देखिए जो ऊपर कविता दी गई थी उस कविता में आए शब्द काले बादल का जो प्रतीक है ना, वो किसके प्रतीक हैं, जातिगत वैमनस्य के, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या उपमा अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। एक ही शब्द में जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अलंकार वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, बादल का पर्यायवाची नहीं पूछा है। ऑप्शन है जलद, घन, पयोधर और जलज। तो देखिए जलद भी आपका बादल का पर्यायवाची होता है, घन भी होता है और पयोधर भी होता है। ये जो जलज शब्द दिया है, ये जलज आपका बादल के पर्यायवाची होकर किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है स्वतंत्रता का विलोम शब्द। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र। बताइए तो स्वतंत्रता का जो विलोम होगा वो परतंत्रता होगा, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को, या बादलों को। बताइए जो कविता कहा है वो कवि किसके देखने और सुनने की बात कर रहा है। कहता है कविता में था ना, सुनता हूँ मैंने भी देखा। तो प्रस्तुत काव्य में जो कवि है ना वो आशा की किरण देखने की बात को कह रहा है या सुन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे गद्यांश वाले प्रश्न हैं। एक गद्यांश है, उसके बाद 8-9 प्रश्न दिया है,
तो उसको हम गद्यांश वाले प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे अच्छे से। पूरा गद्यांश पढ़ा जाएगा, फिर उसको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।